कहानी अस्तित्व। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी सारी गलतियों की सज़ा माँ ने मुझे सिर्फ एक बार में ही दे दी थी, जब 1 महीने तक माँ मृत्यु और जीवन से संघर्ष कर रही थी और मैं एक ही शहर में रहते हुए भी अनजान थी। माँ, तुम अपने साथ मेरा वजूद, अहंकार, दम सब कुछ ले गई। तुम अनाथ थी ही नहीं माँ, तुम तो हमें अनाथ कर गई। फोन की अचानक घंटी बज उठी। हर्ष की नींद न टूट जाए इसलिए मैंने जल्दी से फोन उठाया। मेरे हेलो कहते ही पापा का घबराया हुआ स्वर उभरा। निशा बेटे, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं समझ गई कि ज़रूर कोई चिंता वाली बात है, वरना पापा ऑफिस जाने के समय घर पर। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बहुत रोए भी हैं। मैंने जल्दी से हाँ कहकर फ़ोन रखा और हर्ष के कुछ ज़रूरी सामान बैग में रखकर मैं टैक्सी से घर की ओर चल पड़ी। अभी 1 महीने पहले ही तो मायके से लौटी थी। माँ तो तब तक ठीक ही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया माँ को? आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। घर पहुँचते ही मैं सीधे अंदर की ओर दौड़ी। माँ अपने बेडरूम में नहीं थी। पापा और सुशांत वहीं खड़े थे। सुशांत हॉस्टल से घर आया हुआ था। इसका मतलब बात ज्यादा ही सीरियस है। भाई, हो क्या गया है माँ को? मैंने माँ की ओर देखा। माँ एकटक मुझे ही देख रही थी। माँ पता नहीं क्या सोच रही होगी मन ही मन। अब कुछ बोलोगी भी? ये 1 महीने में क्या हालत बना ली है अपनी। माँ, मैं हमेशा की तरह आपसे कहती थी, फिर मैं हमेशा की तरह झुंझला कर ही बोल रही थी। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तभी पापा डॉक्टर के साथ अंदर आ गए। चेकअप के बाद डॉक्टर ने माँ को मृत घोषित कर दिया। मैं अचंभित थी कि ऐसा क्या हो गया कि माँ हम सबको ही छोड़कर चली गई। कुछ समय पहले ही तो मैं माँ से मिली थी। मैंने भागते हुए डॉक्टर को रोका। क्या हुआ था मेरी माँ को? आपको नहीं मालूम कि उन्हें कैंसर था, जो इतनी देर से पता लगा है कि कुछ करने को बचा ही नहीं। डॉक्टर तो चले गए, पर मुझ पर एक प्रश्न चिन्ह लगा गए। पापा चुपचाप एक तरफ खड़े थे। मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे क्यों नहीं बताया आपने? क्या आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तुम्हारी माँ ने ही मना किया था। कहने लगी हर्ष बहुत छोटा है, उसे कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो जीते जी मर जाएगी, और तुम्हें भी वो परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरे पापा बहुत उदास थे, इसलिए मैं चुप हो गई। लेकिन माँ की यही सब महानता मुझे अच्छी नहीं लगती। इतना भी नहीं सोचा कि मैं कितना तड़पूंगी उनके बिना। माँ तो माँ होती है। ऐसा नहीं था कि मैं माँ से प्यार नहीं करती थी। मैं शुरू से ही मुंहफट और जिद्दी थी। माँ से भी हमेशा मैं झुंझलाकर ही बात करती थी, और माँ को मेरे व्यवहार का पता भी था। मैंने घर में माँ का वर्चस्व हमेशा निम्न देखा। कभी उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करते नहीं देखा। हमेशा हर बात को वो पापा से कहकर पूछ कर ही करती थी। मेरी सहेलियों की माँ जैसी मेरी माँ एकदम नहीं थी। मेरी कभी उनसे बनती ही नहीं थी। पापा के अतिशय लाड ने मुझे बहुत बिगाड़ दिया था। अपनी हर बात मनवाना मेरा स्वभाव सा बन गया था, जो कि पापा पूरी भी करते थे। मेरी शादी के समय भी माँ के चेहरे पर सब कुछ था। अगर कुछ नहीं था तो वो अधिकार भाव,
हर काम ताई से, पापा से पूछकर ही करती रही। अपने आप तो उन्होंने अपना अधिकार कभी जमाना अच्छा समझा ही नहीं। यहाँ तक कि शादी की शॉपिंग भी मैंने और मेरे पापा ने ही की थी। मेरी माँ को तो इतना भी अधिकार नहीं आया। फिर जब हर्ष होने वाला था तब राजीव मुझे मायके छोड़ गए थे। माँ मेरी बहुत सेवा करती थी, पर मैं रोजाना ही किसी न किसी बात पर उनसे उलझ पड़ती थी। दिन में एक बार तो जरूर उलझना था। एक दिन माँ फोन पर बातें कर रही थी। प्रसव संबंधी हर छोटी से छोटी बात 2-3 बार पूछ रही थी। बस इसी बात पर मेरा मूड उखड़ गया और मैंने माँ को खूब बातें सुना दी। खूब सुनाया मैंने उस दिन अपनी माँ को। 2 बच्चों की माँ होकर भी तुम इतनी सामान्य बातें पूछ रही हो। जो सुनेगा वो तुम पर ही हंसेगा माँ। शायद तुम हमारी देखभाल ही नहीं करना चाहती। मैंने माँ को खूब खरी खोटी सुनाई। पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। बाद में मुझे बहुत खराब भी लगा था। फिर मैंने माँ से माफ़ी भी मांग ली थी। हर्ष के जन्म के समय माँ बहुत ही खुश थी, प्रसन्न नजर आ रही थी। सब कुछ ठीक ही तो था। माँ थोड़ी थकी थकी सी लगती थी, लेकिन इतना कुछ उनके जीवन में घट रहा है ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ताई जी की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। माँ को हॉल में लेटा दिया गया। ताई जी मुझसे माँ की साड़ी मांग रही थी। मैं दुखी मन से माँ की अलमारी में से साड़ी निकालने लगी। देखती रही ऊपर से नीचे तक। एक सुर्ख लाल रंग की साड़ी हाथ में आई। कई बार माँ को ये साड़ी मैंने करवा चौथ पर पहने देखा था। माँ अक्सर उसको ही पहनती थी। मैंने वही निकाल ली। तभी साड़ी में से एक डायरी भी निकलकर मेरे पैरों के पास गिर पड़ी। जैसा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी माँ डायरी भी लिखती होगी। माँ की अलमारी से डायरी मिलना घोर आश्चर्य था, क्योंकि मैंने माँ को कभी पढ़ते लिखते नहीं देखा था। पढ़ने की उत्कंठा चरम पर थी कि कब मैं इस डायरी को खोलूं और पढ़ लूं, पर समय अनुकूल नहीं था। इसलिए डायरी अपने कमरे में रख मैं पुनः हॉल में आ गई। फिर जैसे सब कुछ यंत्रवत होता गया। माँ का पार्थिव शरीर अंतिम क्रियाक्रम के लिए ले जाया गया। मेरे पति राजीव मेरे साथ ही थे। हर्ष को उनके पास सुलाकर मैं चुपचाप डायरी लेकर बालकनी में बैठ गई। उसे पढ़े बिना मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मन तो तभी खोलकर पढ़ने का था, पर वो समय अच्छा नहीं था। डायरी का हर पृष्ठ जैसे मोती के अक्षरों से भरा था। ऐसे लगता था जैसे ये डायरी ही माँ की सहेली हो। पहले पन्ने पर मम्मी पापा की शादी की तारीख पड़ी थी। माँ ने वहीं से लिखना शुरू किया था। आज मेरी शादी है। पता नहीं कैसे लोग होंगे। मैंने तो आज तक परिवार नहीं देखा। क्या मैं विवाह के बाद की जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा पाऊंगी? जब से होश संभाला है, खुद को मैंने अनाथ आश्रम में ही पाया है। वार्डन दीदी के आदेशों का मैं पालन करती रही हूं हमेशा। अधिकार प्रयोग करने के डर से लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। फिर कुछ पन्ने बीच में खाली भी थे। उसके बाद माँ ने फिर लिखा, दीपक बहुत अच्छे इंसान हैं। इतने अच्छे कि सुहाग रात के दिन ही निशा और सुशांत का दायित्व मुझे सौंपते हुए कहा, मैं चाहता तो किसी भी लड़की से विवाह कर सकता था, पर माँ विहीन तुम इनकी तकलीफों को बेहतर समझोगी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। ये शब्द उस डायरी में लिखे थे। सुमन, मैं अब पिता नहीं बनना चाहता। मैंने भी मूक सहमति दे दी थी।
मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आगे नहीं पढ़ूंगी तो माँ का इतना बड़ा राज हमसे छुपा था, वो कैसे जान पाऊंगी। निशा और सुशांत बड़े हो गए। सुशांत फिर हॉस्टल चला गया। निशा की शादी में बड़ा अरमान था कि शॉपिंग करूं, पर दीपक ने कहा तुम्हें अनुभव नहीं है, रहने दो। मन हुआ कि कहूं मुझे तो बच्चे पालने का भी अनुभव नहीं है, था ही नहीं कभी। फिर भी आपने मुझसे शादी की तो न। निशा मुझ में बड़े घर की औरतों के हाव भाव ढूंढती है, कभी मेरी बेटी बनकर मेरे करीब नहीं आई, हमेशा उखड़ी रहती है मुझसे, पता नहीं क्यों। आज मैं उसे कैसे समझाऊं कि उसकी प्रसव पीड़ा, तकलीफ कुछ भी तो मैं नहीं बांट सकती, और न ही कोई झूठा दिलासा दे सकती हूं मैं अपनी बेटी को। जब मैंने वो दर्द सहा ही नहीं तो मैं बांटूंगी कैसे उसके साथ, नहीं बता सकती मैं। निशा मां बन गई है, कितना कोमल स्पर्श है मुन्ने का। निशा कितनी खुश थी। क्या मां बनने के बाद ऐसी ही प्रसन्नता होती है सबके साथ। फिर कुछ पन्ने खाली थे, शायद मां को समय ही नहीं मिला था। मां भी कैसी थी, आज मां की डायरी पढ़ते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है। मां ने आखिरी पन्ने पर लिखा था, आजकल मैं पता नहीं कि बहुत जल्दी थक जाती हूँ, काम नहीं कर पाती, सोचती हूँ दीपक के साथ डॉक्टर के पास जाऊं, पर अभी घर में सब कितने खुश हैं, निशा और मुन्ने के साथ। मेरी तबीयत का सुनकर सब परेशान हो जाएंगे, बाद में बता दूंगी। इसके बाद की पूरी डायरी खाली थी। मैं स्तब्ध थी। मेरी सारी गलतियां और उनकी सजा मां ने मुझे सिर्फ एक बार में ही दे दी क्या। जब 1 महीने तक मां मृत्यु और जीवन से संघर्ष कर रही थी और मैं एक ही शहर में रहते हुए भी अनजान थी, मां तुम अपने साथ मेरा वजूद, अहंकार, दम्भ सब कुछ तो ले गई। तुम अनाथ थी ही नहीं मां, तुम हमें अनाथ कर गई। मैं मां से बार बार माफी मांग रही थी, पर आज मां मेरे पास नहीं थी। मैं अस्तित्व विहीन हो मां के अस्तित्व में ही स्वयं की तलाश कर रही थी। पता नहीं वो तलाश कब तक पूरी होगी भी या नहीं। मां तो मां होती है, मां के साथ जितना हो सके उतना प्यार से रहें, उतना प्यार बांटें। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको ऐसी ही नई कहानियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें।